गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं जो है वो आज आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेकर आई हूँ वो मतलब सीरीज़ तो चली रही है टू अदर फूड सीरीज़, और इसका ये पेपर है 7। आज इसमें मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो जॉन मिल्टन के हैं और थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं। क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि उनको मिल्टन के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। क्वेश्चंस थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है इन क्वेश्चंस को, तो बेसिकली वही मुझे आप लोगों को समझाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द फोर्थ सीरीज। डू नॉट गिव योर पास्ट पावर्स टू डिफाइन योर फ्यूचर। डू नॉट गिव योर पास्ट पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर की मतलब कि जो आपके पास पावर थी उसे गिव अप मत कीजिए टू डिफाइन योर। डू नॉट गिव योर पास्ट पावर टू डिफाइन योर फ्यूचर। इट मीन्स कि जो बीत गया, जो चीज़ बीत गई उसके से अपने फ्यूचर को डिफाइन मत करिए। हाँ, चीज़ों से आप चीज़ें और बना सकते हैं, मगर कि जो मतलब एक इस तरीके का अगर सिंप्लीफाई वे में समझें तो पुराने हथियारों से नई युद्ध जो है वो नहीं लड़े जाते। तो इसके लिए नया युद्ध, नए हथियार, तो रोज़ जो है वो अपने आप को हमें रोज़ चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो इसी के साथ हम कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। ये यूपीटीजीटी इंग्लिश का पेड बैच है जो कि 14 से स्टार्ट हुआ है। अभी फिर से इस बैच में नया राइटर जो है वो स्टार्ट हुआ है, और ये डाउनलोड, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इंग्लिश सूत्रा में AA लगता है। और इसके बारे में जानकारी और अगर आपको चाहिए तो 7895937338 पे आप पा सकते हैं। इस बैच में आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा मटेरियल हमारे पास से आता है। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं जो यूपीटीजीटी का है। यूपी पीजीटी में टीजीटी पीजीटी दोनों इंक्लूडेड है। यूपी के बाद DSSB का है, टीजीटी पीजीटी। ये और लाइव में फ़र्क ये है, इनकी फ़ीस में फ़र्क है, मगर जो बैचेस है उसमें लाइव के ही लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। इसमें भी सारे नोट्स जो हैं, सारा मटीरियल आप लोगों को कुरियर होता है। चलिए इसके साथ ही हम लोग अपने जो सीरीज है क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर। सैटर्न रेजेस इम्पायस वॉर इन हेवन बाय लीडिंग a third of the angels in revolt against God. Who said? Dr. Johnson, John Leonard, Coleridge या वर्ड्सवर्थ। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो है क्या? पैराडाइज लॉस्ट जो है अमंग अदर थिंग्स, पैराडाइज लॉस्ट और चीज़ों के मुकाबले जो एक सिविल वॉर है। सैटर्न ने एक अपवित्र वॉर शुरू किया था हेवन में बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ द एंजल्स की, अ थर्ड ऑफ द 1/3 एंजल्स जो हैं वो गॉड के अगेंस्ट जो हैं वो उन्होंने खड़े किए थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अगर आप ऑप्शंस देखें तो इसके क्वेश्चंस के ऑप्शंस आप देखिए तो ये आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो दिख रहे हैं। मैं यहाँ से जो है वो हट रही हूँ और आप लोग ऑप्शंस देखिए। डॉक्टर जॉनसन, जॉन लियोनार्ड, कॉलरिज या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर आप जो है अगर आप लोगों ने सोच लिया है तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है जॉन लियोनार्ड। ये हैं कौन? ये स्कॉलर ऑन मिल्टन है। मिल्टन के ऊपर पैराडाइज लॉस्ट जो है, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन लियोनार्ड करके बुक है, और इसमें जो है ये एक स्कॉलर है मिल्टन पे काम करने वाले एक स्कॉलर है जिनका रिसर्च एरिया जो है वो मिल्टन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ही इंटरप्रेटेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी tale and argued that there was not contradiction in Milton's position in the poem, since Milton believed that God was his natural superior and that Charles Stuart was not. ये इन्होंने कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट एक जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मिल्टन ने इस पोएम में ये बिलीव करते हैं कि गॉड ही उनके नेचुरल सुपीरियर हैं। चार्ल्स स्टुअर्ट जिसे बॉनी किंग जो है वो कहा जाता है, जेम्स सेकंड 7 के ग्रैंडसन जो थे वो नहीं है। तो ये किसने कहा है? C.S. ल्यूइस, F.R. ल्यूइस, डाउडन या W.J. लॉन्ग। तो ये आप लोग अगर इस क्वेश्चन को पहले जैसे ने समझाया, और इस क्वेश्चन को अब मैं इसके बारे में एक बुक है द ग्रेट डिवोर्स,
और ब्रैकेट में इसमें लिखा है ऑफ हेवन एंड हेल। आप लोगों ने विलियम ब्लेक की द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल तो सुनी होगी। एक ये भी एक किताब है, द ग्रेट डिवोर्स ऑफ हेवन एंड हेल। ये किताब में ये कमेंट जो है वो दिया गया है द ग्रेट डिवोर्स में ऑफ हेवन एंड हेल, और ये कमेंट दिया गया है C.S. लुइस के द्वारा। C.S. लुइस ने ये कमेंट दिया है। ये बुक उनकी है, द ग्रेट डिवोर्स और ऑफ हेवन एंड हेल, और उसमें उन्होंने कहा है कि मिल्टन जो हैं वो गॉड को ही अपना नेचुरल सुपीरियर मानते हैं, ना कि चार्ल्स स्टुअर्ट को। Who argued that Milton deserves credit for making God wicked, since the God of Christianity is a wicked God? William Emerson, F.R. Lewis, I.A. Richards, P.B. Shelley। जब कभी हम इस तरीके के क्वेश्चन, अभी आप लोगों को मैं इसमें जो है वो टाइम इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग जो है वो इसको क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें। तो अब आप ये देखिए, हु आर्ग्यूड, किसने कहा है कि मिल्टन जो है उन्होंने गॉड को विकेड, एक विकेड जो है वो घोषित किया है, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी के गॉड हैं वो विकेड गॉड है। तो दिमाग में आता है कि शायद ये जो है वो P.B. शैले ने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लाइंस हैं वो किसने कही है? विलियम एमसन। ये भी एक स्कॉलर है, किसने कही है? विलियम एमसन के ये ये कोट है, ये विलियम एमसन का है। Paradise Lost has inspired the visual work by a well-known painter who executed a set of 10 color engravings in 1974. पैराडाइज लॉस्ट जो है उन्होंने एक पेंटर हैं, ये एक्चुअली सरियलिस्ट जो हैं वो पेंटर हैं और स्पेनिश पोएट हैं, जो है। और पैराडाइज लॉस्ट से एक पेंटर जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 10 कलर पेंटिंग्स जो है बनाई थी 1974 में। और वो कौन है? दैट इज, अब देखिए, पहले सैल्वाडोर डाली, फ्रांसिस बर्नी, रिचर्ड वेस्टॉल या फ्रांसिस हेमैन। तो ये पैराडाइज लॉस्ट ने जिनके विजुअल वर्क्स को इंस्पायर किया है वो है कौन? सैल्वाडोर डाली। दैट इज सैल्वाडोर डाली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक, अभी मैंने आपको बताया ये सरियलिस्ट मूवमेंट को बिलोंग करते हैं और ये एक स्पेनिश जो है वो जो है पेंटर है। ही इज अ स्पेनिश पेंटर, सैल्वाडोर डाली। In Sin, Death and Devil, who caricatured the political battle between Pitt and Thurlow as a scene from Paradise Lost, Pitt is death, Thurlow Saturn, with Queen Charlotte as sin in the middle. ये एक जो है ये टोरी पार्टी को बिलोंग करने वाले थे जो थर्लॉ थे, और इनकी ये एक सिन, डेथ एंड डेविल, ये एक जो लंदन जो गैलरी है उसमें ये एक पोर्ट्रेट बना हुआ है जिसमें जो दिखाया गया है वो एक किंग का जो है वो थर्लॉ जो है किंग के रूप में, पिट दिखाया है, और जो क्वीन है ऑल नेकेड वो जो है एक सिन के रूप में दिखाई गई है, सांप जो है वो लटके हुए। ये एक कैरिकेचर्ड वे में दिखाया गया है। थर्लॉ जिन्होंने 14 ईयर्स जो है अपनी सर्विसेज दी थी, तो ये एक कैरिकेचर यानी कि मजाक उड़ाया गया एक पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग में दिखाया गया सिन, डेथ एंड डेविल 1792 की एक पेंटिंग है जिसमें पॉलिटिकल बैटल दिखाई गई है थर्लॉ पिट के बीच में, और उसमें जो क्वीन शार्लेट है उनको सिन के रूप में दिखाया गया। वो बीच में बैठी हुई है और जो एक तरफ जो है वो किंग का जो है ताज लगाए हुए है और एक जो है तरफ जो डेथ जो है वो खड़ी है। तो इस ये पूरा एक पॉलिटिकल बैटल जो है दिखाई गई है थर्लॉ और पिट के बीच में, और जो फेवर दिखाया गया है क्वीन शार्लेट को दिखाया गया है और वो फेवर करते हुए पिट को। तो ये एक पॉलिटिकल जो है एक पॉलिटिकल पेंटिंग है जिसमें मजाक उड़ाया गया है। और ये पेंटिंग प्रभावित थी किससे? ये प्रभावित थी पैराडाइज लॉस्ट के से प्रभावित थी। तो ये किसने जो है ये पेंटिंग बनाई है? जेम्स गिलरे, F.R. लीविस, इन I.A. रिचर्ड्स या विलियम ब्लेक। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। अब इसके ऑप्शन जो हैं आप लोग के सामने हैं। तो ये देखिए ये पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है। तो ये देखिए
ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, इसके ऑप्शंस हैं जेम्स किलरे, एफ.आर. लीविस, आई.ए. रिचर्ड्स, विलियम ब्लेक। तो सिन, डेथ एंड डेविल, दिस इज अ पेंटिंग, और इसमें पॉलिटिकल बैटल जो दिखाई गई है पिट थर्लॉ के बीच में और क्वीन शार्लोट एज अ सिन। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई है किसके द्वारा है? ये जेम्स गिलरे के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब्स द पोएट्स विजिट टू हेल, a device adopted from Dante's Divine Comedy and Milton's Paradise Lost. Who is the poet? The Marriage of Heaven and Hell, अभी मैं इसके बारे में बता भी रही थी कि Marriage of Heaven and Hell में पोएट की विजिट दिखाई है हेल में। ये डिवाइस जो है वो दांते ने डिवाइन कॉमेडी में ली थी और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, जिसमें हेल का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है। तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के जो राइटर हैं वो कौन है? मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के राइटर कॉलरिच, वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक या जॉन कीट्स। तो इसका ये सभी को पता है। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के जो राइटर हैं वो विलियम ब्लेक हैं, जिसमें उन्होंने एक फेमस लाइन ये भी बोली है कि मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये इतने ज़्यादा जो है वो प्रभावित थे, इन्होंने भी वाटर कलर पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई थी और मतलब मिल्टन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ये जो है खुद को मिल्टन का पॉलिटिकल सन जो है वो मानते थे। तो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो है वो एक डिवाइस होती है कि जिसमें जो पोएट होता है वो हेल की विजिट करता है। तो ये दांते ने अडॉप्ट करी है, मिल्टन ने अडॉप्ट करी है और विलियम ब्लेक ने हेवन एंड हेल में। P.B. Shelley constructed his character Prometheus in part as an attempt to revise Milton's. जॉन मिल्टन को जो रोमांटिक एज के राइटर्स थे दे यूज टू लाइक हिम अ लॉट। वाई? क्योंकि वो भी सॉर्ट ऑफ रिबेलियस जो है वो पोएट थे और जो मिल्टन थे वो भी बहुत रिबेलियस थे और ये भी बहुत रिबेलियस थे, शैले भी। तो पीबी शैले ने जो प्रोमेथ्यूस का है, प्रोमेथ्यूस जो है वो गॉड्स के अगेंस्ट जो है एक वॉर वेज करता है, ठीक है। तो और प्रोमेथ्यूस अनबाउंड जो है इनका नाम है। तो इसमें उन्होंने जो कैरेक्टर लिया है, जो इसमें बिल्कुल जो कैरेक्टर अपने मन की करता है वो कैरेक्टर है कौन? दैट इज सैटर्न। तो द मोस्ट ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल, तो ये जो है दैट इज सैटर्न। सैटर्न के बारे में प्रोमेथ्यूस जो गढ़ा गया है वो सैटर्न के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर गढ़ा गया है। In his controversial novel, The Satanic Verses, Salman Rushdie adapts major motifs and plot elements from dash such as fall and subsequent transformation. सलमान रश्दी का जो बहुत ही फेमस नॉवल है दैट इज सैटेनिक वर्सेस, आप इसका नाम ही जो है वो समझ गए होंगे। सैटेनिक वर्सेस जो है वो कहा गया, बहुत ही कंट्रोवर्शियल नॉवल है जिस पर बैन लगा हुआ है और मतलब सलमान रश्दी ने इस नॉवल को लिख के खुद के लिए मुसीबत जो है वो खड़ी कर ली थी। लेकिन इसमें जो उन्होंने फॉल एंड ये जो वर्ड्स यूज़ करे हैं सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो पैराडाइज लॉस्ट के सैटर्न से जो है वो वर्ड्स कहाँ से यूज़ करें हैं उन्होंने? पैराडाइज लॉस्ट से। तो ये जो है ये सलमान रश्दी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द हीरो ऑफ पैराडाइज, बाय द Byronic hero of Paradise Lost, that is Saturn, and he was very much influenced by the theme of Paradise Lost. Libba Bray uses a quote from Paradise Lost to name the second book of her trilogy, quoting from it, "To reign is worth ambition, though in hell, better to reign in hell than serve in heaven." ये बहुत ही खूबसूरत सी जो कोट है। ये लिबा ब्रे कौन है? लिबा ब्रे एक अमेरिकन जो हैं वो वुमेन राइटर हैं, अमेरिकन राइटर, वुमेन राइटर, अमेरिकन राइटर हैं। इनकी जो ट्रायलॉजी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इनकी ट्रायलॉजी है ये दैट इज़ गेमा डॉयल, और इसमें जो 3 बुक्स हैं उनके नाम भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। दैट इज अ ग्रेट एंड टेरिबल ब्यूटी, दैट इज रिबल एंजल्स, and the third one is the sweet far thing.
ये इनकी ट्रायलॉजी का पूरा है, दैट इज गैमादॉयल। और इसके ये 3 जो हैं वो बुक्स हैं। पहली है अ ग्रेट एंड टेरिबल ब्यूटी, रेबल एंजल्स एंड द स्वीट फार थिंग। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिबा ब्रे ने पैराडाइज लॉस्ट की, लिबा ब्रे यूजेस अ कोट फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट टू नेम द सेकेंड बुक ऑफ हर ट्रायलॉजी। कोटिंग फ्रॉम इट मतलब उन्होंने जो बुक ली है, बुक का सेकंड बुक का जो ट्रायलॉजी की सेकंड बुक का टाइटल पैराडाइज लॉस्ट से लिया है। कोट किया है कि टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, कि रेन करना चाहिए, क्या है करना है, राज करना है, भले ही नर्क में करना पड़े। बेटर टू रेन इन हेल, कि नर्क में राज करना स्वर्ग में जो है, स्वर्ग में जो गुलामी करने से कहीं बेहतर है। तो ये जो उनकी सेकंड ट्रायलॉजी की जो सेकंड बुक है उसका नाम है रेबल एंजल्स। नेम द अमेरिकन ऑथर who wrote Paradise Lost, the novel in 1994 based upon the epic poem। तो ये अब आप पहले इसके क्वेश्चंस जो हैं वो किनके ऑप्शंस जो हैं वो देखिए। दैट इज नेम द अमेरिकन ऑथर who wrote Paradise Lost, the novel in 1994 based upon the epic poem। जोसेफ कॉनरेड, फॉकनर, जोसेफ लंजारा, हेमिंगवे। ये हेमिंगवे है तो ये किस इसका जोसेफ कॉनरेड फॉकनर होगा, ये फॉकनेट नहीं फॉकनर। जोसेफ लंजारा या हेमिंगवे एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, नॉवल है ये। दैट्स नॉट एन एपिक बट इट्स ये एपिक पोएम पर आधारित एक नॉवल है। तो इसका आंसर है दैट इज जोसेफ लंजारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Miltonic verse cannot be written but in an artful or rather artist humor, and that Paradise Lost was a beautiful and grand curiosity. Who exclaimed it? John Keats, John Bunyan, Henry Vaughan, Richard Crashaw। तो Miltonic verse cannot be written, मिल्टन की वर्स लिखी नहीं जा सकती आर्टिस्टिक ह्यूमर में। और पैराडाइज लॉस्ट एक ग्रैंड क्यूरियोसिटी है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है ये जॉन कीट्स ने जो है वो लिखा है। हालांकि कीट्स भी काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस्ड थे जब उन्होंने जो है अपने ऑल्दो ही कुड नॉट कंप्लीटेड, जो उन्होंने अपने एपिक्स लिखने के हाइपीरियन, फॉल ऑफ हाइपीरियन जो है लिखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित थे और उन्होंने जो है इसे कहा है ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी जो है वो कहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, हु क्लेम्ड सेइंग the study of Milton could be of no help, it was only a hindrance? Edmund Burke, Dr. Johnson, William Blake। T.S. Eliot। तो ये किसने कहा है? Who claimed saying the study of Milton could be of no help, it was only a hindrance। तो ये एडमंड बर्क ने कहा, डॉक्टर जॉनसन ने कहा, विलियम ब्लेक ने कहा, ये टी.एस. इलियट। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो उन्होंने कहा है कि मिल्टन की जो स्टडी है, उनका जो स्टाइल है वो किसी हेल्प का नहीं है, ये केवल एक परेशानी खड़ी करता है। तो ये कहा किसने है? ये टी.एस. इलियट, मॉडर्न राइटर टी.एस. इलियट का कहना है कि मिल्टन की जो स्टडी है इट्स ओनली अ हिंड्रेंस। माइकल लिब posits that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed it exults in violence. Which of Milton's work he is talking about? Samson Agonistes, Comus, History of Britain, Tetrachordon। पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ ही गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये इसमें ड्रामा की बात हो रही है। माइकल लिब जो है, जो एक राइटर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो ड्रामा है इट्स अ वर्क ऑफ वायलेंस, ये इसमें वायलेंस ही वायलेंस भरा हुआ है पूरा सिर से पांव तक। ये इट एग्जल्ट्स, ये वायलेंस को ही दिखाता है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? मिल्टन का जो ड्रामा है वो कौन सा है? दैट इज जो उनका क्लोजेट ड्रामा है। ऑल्दो इट वाज नॉट मेंट फॉर स्टेज, लेकिन ये उनकी ग्रीक ट्रेजेडी है
और जो एक ऑटोबायोग्राफिकल टच भी है उसमें. द स्टोरी ऑफ सैमसन एगेनिस्टस वाज एकिन टू हिज लाइफ, एंड इनका एक और पर्पस था टू ब्रिंग द ग्रेविटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर. और सैमसन एगेनिस्टस जो है वो एक क्लोजेट ड्रामा है जिसमें उन्होंने सैमसन के लास्ट डे की कहानी जो है वो बताई है. तो माइकल लिब के हिसाब से ये वर्क जो है ये वायलेंस से भरा हुआ है. मिल्टन डिस्क्राइब सैमसन एज बीइंग आईलेस इन गजा. गजा एक जगह का नाम है, आईलेस क्योंकि सैमसन जो है वो अंधा हो चुका है. अ फ्रेज दैट हैज बिकम द मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ एगनिस्टिस. ये एक ऐसी लाइन है जो सैमसन एगनिस्टिस की सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली लाइन है. विच नॉवलिस्ट यूज्ड इट एज अ टाइटल फॉर हिज 1936 नॉवल आईलेस इन गजा. आईलेस इन गजा किसने जो है वो यूज किया है इस टाइटल को अपने नॉवल के लिए, एंड दैट इज नन अदर देन एल्डस हक्सले. एल्डस हक्सले ने यूज करा है. On the title page, Milton wrote that the piece was a dramatic poem instead of it being a drama. This work was Samson Agonistus, Commerce, History of Britain, Tetrachordon. ध्यान से सुन लेना, सभी लोग ध्यान से सुन लें. ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन में पता नहीं क्यों मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं. एक क्वेश्चन आया था पहले कभी, सैमसन एगनिस्टिस बाय मिल्टन इज, तो उसमें क्लोजेट ड्रामा पोएम और वो दे रखा है. इसमें कहीं से कहीं तक भी ये नहीं पूछा कि सैमसन एगनिस्टिस अकॉर्डिंग टू मिल्टन इज. अब ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. इसके टाइटल पेज पे मिल्टन ने लिखा है कि ये जो वर्क है ये ड्रामेटिक पोएम है. उन्होंने इसे ड्रामा नहीं कहा, मिल्टन ने इसके टाइटल पेज पे ये लिखा था. है ये ड्रामा, मिल्टन ने इसे पोएम माना है. तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तभी केवल उसे पोएम माना जाता है, अदरवाइज वो ड्रामा है. और ये किसके लिए कहा गया है? दैट इज सैमसन एगनिस्टिस. Alone of English poets, alone in English art, Milton has it. He is our great artist in style, our one first-rate master in the grand style. Who said this? Matthew Arnold, Wordsworth, Dr. Johnson, Dryden. ये जो grand style है, ये मिल्टन के यूज ऑफ ब्लैंक वर्स को जो है, ब्लैंक वर्स जो उन्होंने यूज करी है अपने किस में, अपने सेकेंडरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट में, इसको ग्रैंड स्टाइल जो कहा है कि वो किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने. विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा उनके मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा गया है. Had Milton been a man of very keen senses, I mean of all the five senses, his blindness would not have mattered so much. But for a man whose sensuousness, such as it was, had been withered early by book learning, and whose gifts were naturally oral, it mattered a great deal. Who said it? Matthew Arnold, Wordsworth, Dr. Johnson, T.S. Eliot. तो जरा क्वेश्चन को फिर दोबारा से ध्यान से जो है वो पढ़ लीजिए. Had Milton been a man of अब मैं इसको पहले समझा देती हूँ. अगर मिल्टन जो है वो कीन सेंसेस के मालिक होते, यानी कि पांचों सेंसेस उनकी काम करती, तो उनकी ब्लाइंडनेस इतना मैटर नहीं करती. मगर एक व्यक्ति जिसकी सेंसुअसनेस जो उनके अंदर थी वो बहुत जल्दी मुरझा गई बुक लर्निंग की वजह से, तो जो उनके गिफ्ट्स थे वो नेचुरली ऑरल, क्योंकि आंखों से देखने वाले ही थे, तो भाई उनके लिए उनकी ब्लाइंडनेस बहुत मैटर करती थी. ये किसने कहा है और कौन कह सकता है? जिनके लिए मिल्टन की जो है पढ़ाई, मिल्टन को पढ़ना ही हिंड्रेंस था, नन अदर देन टी.एस. इलियट. तो ये 17 क्वेश्चंस थे जो जॉन मिल्टन पे मैंने करवाए हैं. अब थोड़े से क्वेश्चंस मैंने जो हैं वो लिए हैं वो ग्रामर के हैं, तो ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी. ये इनमें आपको ये पता लगाना है कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कंपाउंड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है. सबसे पहले अगर हम समझे, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है वन प्रिंसिपल क्लॉज प्लस वन कोऑर्डिनेट क्लॉज. यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है इक्विवेलेंट क्लॉज, यानी कि पीसी प्लस पीसी. सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है ओनली वन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा तो दैट विल बी सिंपल सेंटेंस.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है पीसी प्लस एससी, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे जुड़ी हुई होगी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, हु, विच, दैट और इफ, इनसे जुड़ी हुई होगी। और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, ये, नो, नॉर, बट, येट, इनसे जो है वो जुड़ी हुई होगी। तो आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, द हॉर्स रियर्ड, पहली बात इसमें एक फाइनाइट वर्ब ये हुआ वर्ब, एंड द राइडर वॉज थ्रोन, दूसरा फाइनाइट वर्ब ये हुआ। तो ये सिंपल तो है नहीं। अब इसमें बीच में जुड़ा हुआ है एंड, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया तो ये दो प्रिंसिपल क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या है? दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। अब यहां पर हम देखें वॉक क्विकली, ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है। इसमें जब भी कोई सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट आउट होता है। यू वॉक, यू, अब इसमें वैसे भी सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो वॉक क्विकली और यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो यहाँ पर आप ये देखिए, एक पीसी हो गया, फिर ये आपका सीसी हो गया, और यहाँ पर ये कॉमा है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और की तरह काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस भी हमारा कौन सा हुआ? दैट इज ऑल्सो कंपाउंड सेंटेंस। हिज करेज वन हिम ऑनर। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। हिज करेज, यहां पर वन आ रहा है, वर्ब जो है वो एक ही है। आप यहां पर देखिए कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। हिज करेज वन हुम, हिम, व्हाट, ऑनर। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मगर इसमें वर्ब एक ही है। तो ना इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ना इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सिर्फ एक, ना इसमें फ्रेज भी है। इसमें केवल और केवल एक ही वर्ब है। तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। दे हु नेवर थिंक ऑलवेज, ये ऐसे होना चाहिए, दे हु नेवर थिंक ऑलवेज टॉक। ये सेंटेंस इस तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि जो हु होता है वो हमेशा उसके बाद आता है जिसके बारे में वो बता रहा होता है। इट इज ये अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में लगता है। अगर टॉक के बाद लग रहा है तो टॉक को जो है वो करेगा, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो हमेशा किसके बाद लगता है? जिस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बता रहा हो। तो सेंटेंस ये ऐसे है, दे हु नेवर थिंक ऑलवेज टॉक, ये ऐसे होना चाहिए। तो ये जो हु है ये किसको के बारे में बता रहा है? दे के बारे में बता रहा है। तो दे वैसे इसमें जो है ये आपका पीसी है जो बट जाना चाहिए था, और हु नेवर थिंक ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स। कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, देखिए लिसन केयरफुली एक वर्ब, इंपैरेटिव। टेक नोट्स, इसमें जो यू है दैट इज लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट आउट रहता है। इंपैरेटिव में क्या हो गया? ठीक है जी। तो अब आप यहां पर जो है लिसन केयरफुली, दो क्लॉजेस को, पीसी और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रखा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो सेंटेंस कैसा है? दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। फिर देखिए दो सेंटेंसेस हैं। शी मस्ट वीप, दैट इज पीसी। शी विल डाई, ये भी पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज के इक्विवेलेंट है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। जुड़ी हुई किससे है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई दो क्लॉज है, पीसी और सीसी। तो ये भी कौन सा है? दैट इज ऑल्सो कंपाउंड सेंटेंस। दैट इज ऑल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस। टेल मी द न्यूज एज यू हर्ड। तो आप ये एज यू, हाउ, एज यू हर्ड, जैसी सुनी। तो टेल मी द न्यूज, टेल हुआ एक वर्ब, हाउ का जवाब दे रहा है एज यू हर्ड। तो ये आपकी जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
टेल मी द न्यूज़, जैसी तुमने सुनी, एज यू हर्ड। तो ये जो है यहाँ पर यह सेंटेंस जो है ये आपका ये प्रिंसिपल हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया? दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी मस्ट ईट टू लिव बट वी शुड नॉट लिव टू ईट। वी मस्ट ईट टू लिव, हमें जीने के लिए खाना चाहिए मगर खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा हो गया? दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। दैट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, थोड़े से आपके ग्रामर के, थोड़े से लिटरेचर के और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। मैंने इतने ही जो है थोड़े से क्वेश्चंस लिए थे कि जिससे कि आप लोगों को जो है कि किस ये सेंटेंसेस को अगर बांटना हो किसी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने मिल्टन के लिए थे। होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल।